ज़बरदस्त एनर्जी के साथ मैं आपको आज बताता हूँ कि हम कुछ आज नया स्टार्ट करने वाले हैं। नया क्या स्टार्ट करने वाले हैं? पेपर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। पूछोगे नहीं पेपर किस चीज़ का स्टार्ट करने वाले हैं? तो पेपर में स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकंड ईयर का, और बीएससी सेकंड ईयर का हम सेकंड पेपर ही स्टार्ट करने वाले हैं। कितनी कोइंसिडेंस की बात हो गई, सेकंड पेपर सेकंड ईयर। और गाइज इसके जो नोट्स वगैरह है ना वो आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम के चैनल पर मिलते रहेंगे। इसके अलावा मैं यहाँ भी आपको टॉपिक इस तरीके से समझाता रहूँगा ताकि आपको नोट्स की भी दिक्कत बिल्कुल ना रहे। वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हो, बट थोड़ा बहुत बताना बहुत ज़रूरी बनता है। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पहले मैं पढ़ूँगा इसको हिंदी में, पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। एक गोलीय सिमेट्रिक आवेश वितरण के विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करो। नंबर 1 गोले के अंदर, नंबर 2 सतह पर, और नंबर 3 गोलीय आवेश से बाहर। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 इनसाइड, नंबर 2 ऑन द सरफेस, नंबर 3 आउटसाइड द स्फेरिकल चार्ज। तो इस तरीके से गाइज हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला फाइंड करना है किसी भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो गाइज सबसे पहले हम समझने की कोशिश ये करेंगे, मैं तुम लोगों को बताने की कोशिश ये करता हूँ कि सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन असल में होता क्या है। अगर हमारे पास कोई स्फेरिकल बॉल है या लोहे की बॉल है, तो उस लोहे की बॉल पर अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज बिल्कुल इक्वल पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, इसकी थ्योरी मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दी है। कुछ लोगों को लगेगा सर को याद नहीं है, इसकी थ्योरी छाप दी होगी, बट ऐसा नहीं है। थ्योरी लिखने में आपकी वीडियो में टाइम वेस्ट होता, इसलिए मैंने यहाँ पर थ्योरी ऑलरेडी लिख रखी है। ठीक है, तो सही है। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने उन्हीं विद्यार्थियों से जो आजकल फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर ज़्यादा बिजी रहते हैं, बट कभी कभी ये वीडियो भी देख लेते हैं। चलो बताते हैं उनको क्या चक्कर है। स्फेरिकली सिमेट्रिक का मीन्स आयतनीय आवेश घनत्व रो पॉइंट की केंद्र से दूरी पर निर्भर है। सो गाइज आपने पढ़ा होगा कि भाई जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है लीनियर, एक होता है आपका एरिया यानी क्षेत्रीय, और एक होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक यानी वॉल्यूम वाला। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे फुल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, पूरे एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया नहीं पूरे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। और अगर हम पूरे वॉल्यूम की बात करने वाले हैं तो आयतन के लिए, वॉल्यूम के लिए आयतनीय आवेश वितरण होता है। और आयतनीय आवेश वितरण के लिए जो डेंसिटी होती है ना उसको हम क्या कहते हैं? आयतनीय आवेश घनत्व रो कहते हैं। अभी जो रो होता है भैया बहुत चालाक होता है, बहुत ज़्यादा चालाक। तुम्हारा जितना चालाक तो नहीं होता, तुमसे तो थोड़ा बहुत कम ही चालाक होता है, जो पबजी में आजकल खोए रहते हैं, घूमे रहते हैं। तो जो ये पॉइंट केंद्र से दूरी पर निर्भर है, दिशा पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी रो जो है ना चार्ज के डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि हम चार्ज को कैसे दे के मार रहे हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर से, इस बात तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो माना गोले का जो चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है वो रो है, ऐसा मान लिए हैं। और माना गोले को Q चार्ज दिया गया है, यानी जो गोले को हम चार्ज कर रहे हैं भैया, तो गोले को चार्ज करने पर गोले के पास कैपिटल Q चार्ज आ गया है। और जो गोले की रेडियस है, बहुत कमाल की बात है भैया, गोले की जो रेडियस है ना वो कैपिटल R है। बहुत मज़ा आ गया सुन करके, कैपिटल R, बड़ा R बड़े नंबर और बड़ा डेरिवेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं, जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में कहा गया है। भाई पहले मैं तुम्हें बताऊंगा हिंदी में, डरने वाली बात नहीं है। गोले के अंदर, सतह पर और गोलीय आवेश के बाहर। यानी फर्स्टली इसने कहा है स्फेयर के सेंटर पर, फिर कहा इसने स्फेयर के सरफेस पर, फिर कहा इसने स्फेयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर, यानी किसी भी गोले के जो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है उसके बाहर किसी भी बिंदु पर हमें आवेश का वितरण बता देना है। तो तैयार हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें, यहाँ पर पहले मैं सॉल्व करने वाला हूँ थर्ड पार्ट, क्योंकि हम एक करेंगे कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व। रट्टा नहीं मानना है, तुम लोग आजकल रट्टा बहुत मारते हो, रट्टा में बिल्कुल नहीं करना है। और मोबाइल नंबर तो वैसे रट लेते हो बहुत जल्दी। तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट से, सही है? तो याद मत कर लियो उसको। अब सुनो ध्यान से। स्टेज 1, जब पॉइंट P आवेश वितरण के बाहर है, When point lies outside the charge distribution, यानी जो हमारा पॉइंट P है वो गोले के बाहर है। कहाँ है गोले के बाहर? चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक रेडीमेड डायग्राम, जैसे रेडीमेड कपड़े होते हैं वैसे ही रेडीमेड डायग्राम है हमारा। तो ये जो मैंने डार्क लाइन बनाई है असल में ये रियल में है। जो तुम इमेजिन करते हो ना कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे इतने मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये रियल वाला है जो तुम्हारी मार्कशीट पे मार्क्स लिखे हुए आते हैं।
अब इसके बाद ये जो हमारा गोला है ना, जो हमारा स्फीयर है ना, इसको हमने रेडियस क्या मान रखी है, कैपिटल आर लेट की हुई है। अब इसका जो ये मिड पॉइंट है तो बड़ी कमाल की बात है, इस मिड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस, अरे भाई मैं तो लिखना ही भूल गया यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट पी मान लिया, ठीक है, और ओ से पी तक की डिस्टेंस को हमने रेडियस लेट कर लिया है, और रेडियस लेट करने के बाद हमने एक गॉसियन सरफेस बना दिया। तुम सोच रहे होगे यार ये गॉस में तो साला पीछे ही छोड़ रही बिल्कुल भी, यानी क्लास 11th क्लास 12th में भी थी और बीएससी सेकेंड ईयर में आ गई, तो तुम्हारा तो फायदा है वैसे भी इसके अंदर, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम यहाँ बैठे हुए हैं तुम्हारा पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन करा देंगे हम इसका यहीं बैठे बैठे। तो यहाँ पर हमने स्मॉल आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया, सरफेस बना दिया, और गॉसियन सरफेस बना देने के बाद पता है हमको क्या करना है, हमको इस पॉइंट पी पर, ये जो बहुत ही चालाक पॉइंट पी है ना, इस पर हमको ज्ञात कर लेनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, यहाँ पर हम निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए वही पुराना घिसा पिटा मेथड जो हम लगाया करते थे उसको नए तरीके से लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ढूंढते हैं अपना यहाँ पर रेड पेन कहाँ है हमारा, सॉरी रेड पेन नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, आज ब्लू पेन यूज़ करने वाले हैं। तो पॉइंट पी पर हमने ds सरफेस एरिया का एक बहुत छोटा सा पार्ट कट कर लिया। जैसे कि ये बहुत छोटे से नंबर का क्वेश्चन नहीं है, बहुत बड़े नंबर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है हमारा बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर में, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व। अब इसमें जो सरफेस है कितना है, ये ds है, जबकि इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो एन कैप होगा, और इसके अलावा एन कैप के अलावा इससे क्या निकल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई ई बी यहाँ से आउट हो रहा है। तो कमाल की बात और ना घबराने की बात यह है कि सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हाँ एक बात और, यहाँ पर ये जो हमारा कंडक्टर है भैया, इसको प्लस का कैपिटल क्यू चार्ज हम दे दिए हैं, कैपिटल क्यू चार्ज हम यहाँ पर इसको दे दिए हैं, और कैपिटल क्यू चार्ज इसको दे जाने के बाद हमने पेपर को थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया। अब निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, इस ds क्षेत्रफल से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं। ds एरिया से आउट, क्रिकेट वाला आउट नहीं है, आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, आउट होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देखते रहिए ध्यान से, डी फाई ई इज इक्वल टू वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस, ठीक है। आप क्या करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन, हम दोनों ओर का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो हो गया गाइस फाई इंटीग्रल, और यहाँ पर लगाया हमने क्या, इसका v लगाया, क्योंकि यहाँ पर हमने आयतनीय आवेश डेंसिटी क्या माना है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को लेट किया हुआ है रो, इस वजह से हम v लेट कर रहे हैं यहाँ पर। और इसका फॉर्मूला हो गया EDS cos थीटा। ये थीटा जो है हमारा ds और जो हमारा यूनिट वेक्टर n कैप है इनके बीच का एंगल है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद हम नेक्स्ट पेज ले आते हैं और नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल v था हमारे पास, और EDS cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन फाई ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या तैयार होगा हम लोगों के पास, फॉर्मूला हम लोगों के पास तैयार हो जाएगा। इसमें ई तो हमने आउट कर लिया गाइस, ठीक है, अंदर रह गया v, और ये हो गया हमारे पास ds cos 0 की वैल्यू लगाने वाले हैं, अभी मैंने लगाई नहीं, ई को आउट कर लिया यहाँ से। देन फाई इज इक्वल टू, ई तो ये निकल के आ गया, देख रहे हो ध्यान से, इंटीग्रल v और ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ये ds जो है हमारा, इसको हम वॉल्यूम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ओके। अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, तो देख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। अब कहोगे यहाँ स्मॉल आर क्यों लगाया, तो यहाँ पर हमको स्मॉल आर नहीं लगाना है, हर बार की तरह गलती नहीं करनी है यहाँ पर, यहाँ हमको लगाना है स्मॉल आर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इमेजिनरी स्फीयर की। तो क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर हम, स्मॉल आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या हो गई फर्स्ट, और एक काम और कर लो यहाँ पर, इसको लेट कर लो ओ ओ ओ,
ओ ऐड करने से फ़ायदा क्या हो गया, ये आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया हम लोगों का। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जैसा कि अब तुम लोगों को पता है कि मैंने यहाँ पर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाया हुआ है, तो इसका मतलब लाजमी है यहाँ पर तुम लोगों को एक बार कम से कम गॉस लॉ का यूज़ करना ही पड़ेगा। अब गॉस लॉ क्या होता है, बताओ भाई क्या है गॉस लॉ, तुम्हें तो पता होगा ही ना, चलो हम ही बता देते हैं गॉस लॉ क्या होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से आउट होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस क्लोज सरफेस के अंदर अवेलेबल नेट चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। देखो कितने सिंपल है यहाँ पर, देखें फाई इज इक्वल टू कैपिटल Q अपॉन ε0, इसको हम कहते हैं गॉस लॉ। बिल्कुल सिंपल गॉस लॉ। अब इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इट मीन्स दैट भैया तुमको करना क्या है, सिंपल समझ लो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को आपस में इक्वल कर देना। चलो कर दो इक्वल, कोई दिक्कत क्या है इसमें इक्वल करने में, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम कर रहे हैं इसको बराबर, कैसे करेंगे वो देखते हैं। E0 इंटू 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन ε0। अब बुद्धिमान जो इंटेलिजेंस स्टूडेंट है ना वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या करना पड़ेगा, कितने पापड़ और बेलने पड़ेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तो अपन लोग बहुत आसानी से करेंगे। E0 इज इक्वल टू Q अपॉन ε0 इंटू 4πr²। अरे बाबा, ये फॉर्मूला तो हमने आज तक अपनी होल लाइफ नहीं पढ़ा यही सोच रहे हो ना, बट ऐसा है नहीं। तुम लोग ये फॉर्मूला कई बार पढ़ चुके हैं। अभी मैं लिखूंगा ना तो अपने ऊपर लगेगा तुम लोगों को कि यार हम लोग बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते, इसलिए हम लोगों को पता ही नहीं है, बट अब तुमको मालूम पड़ जाएगा। E0 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब मत कहना कि पढ़ा हुआ है हम लोगों का, अब तो तुम कहोगे इंटू Q अपॉन r²। तो देखा हमने r² को अलग कर दिया यहाँ से और Q अपॉन r² सिंपल बना दिया इस तरीके से। अब तो ये फॉर्मूला तुम लोगों को पढ़ा हुआ है, अब तो तुम कहोगे हाँ वही पढ़ा हुआ है, और ये बात मानने की भी लाजमी भी है कि तुम लोगों को ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद ये जो हमारा फील्ड निकल के आया है, ये निकल के आया है हमारा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट पर। लेकिन अब हम बात करेंगे एट सरफेस। तो कहाँ गया हमारा दूसरा स्केच, अरे भाई स्केच गायब हो गया, चलो कोई नहीं। अब आते हैं हम सेकेंड वाले पे। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, तो सेकेंड पॉइंट जो हमारा आएगा वहाँ लिख देंगे हम एट सरफेस। एट सरफेस। और इसके अलावा एक हमारे पास और है भैया, कहाँ गया स्केच, मोटा स्केच है, ये रहा स्केच, सही है, करो मत, अंडरलाइन कर देते हैं, साफ साफ दिखाई देगा, हाईलाइटर है बिल्कुल, ये सरफेस, एट सरफेस। करना कुछ नहीं है तुमको, बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल। क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सरफेस जो स्फेयर था उसकी रेडियस क्या थी, कैपिटल R थी। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। आप देखें इसकी जो हमारा स्फेयर मैंने बनाया था, जो सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए हमको शो किया जा रहा था ना, इसकी रेडियस क्या है, अरे क्या है इसकी रेडियस, इस कैपिटल R। एंड एक्सटर्नल पॉइंट के लिए क्या था हमारा स्मॉल r, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कैपिटल R की। तो इसलिए एक काम कर लो, बहुत सिंपल है, बताइए बताइए किसी को क्या, कि R इज इक्वल टू स्मॉल r। इतना करना है तुमको। ये जहाँ छोटे मियाँ आ गए ना, वहाँ तुम क्या लगा दोगे, ये बड़े मियाँ लगा दो, बस इतना काम तो कर सकते हो ना। देन E सरफेस यानी S, ES इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन r²। अरे बाबा, ये तो एक नया फॉर्मूला बन के आ गया। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, पर इतना हमने चेंज किया है कि जहाँ स्मॉल r लगा हुआ था ना, वहाँ हमने कैपिटल R सब्स्टिट्यूट कर दिया बस, और हमारा ये फॉर्मूला तैयार हो गया। ये हो गया हमारा एट एक्सटर्नल पॉइंट पे, और एट हमारा हो गया सरफेस पे। अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, और BSc सेकेंड ईयर में लगभग आपको हर साल मिलेगा करने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। चलिए थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जो हमारा थर्ड पॉइंट है एट सेंटर, एट सेंटर छोड़ो यार, एट इंटरनल पॉइंट, यही लगा लो, एट इंटरनल पॉइंट। एट इंटरनल पॉइंट, शानदार, ज़बरदस्त और खूंखार डायलॉग लगता है पिक्चर किसी का, माँ जी का। चलो कोई बात नहीं, आ गया तो आ गया। अब इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं, बढ़ते क्या इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए पहले हम करते हैं यहाँ पर छोटा सा इसका पार्टीशन। यहाँ हमने पेज का वही छोटा सा पार्टीशन कर लिया।
और पार्टीशन करने के बाद चलो एट इंटरनल पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो देखो इंटरनल पॉइंट में भी दो कंडीशन बन सकती हैं, बट दो कंडीशन बनाने से पहले सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू है कितनी। ओके गाइज यार देखो सबसे पहले हम इसकी बात करने वाले हैं। देन फाई ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, ई इंटू 4πr²। ये हमारा एक बेसिक सा फॉर्मूला था, ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमारे पास टू कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। क्या, जो हमारा सिमेट्रिक था, सिमेट्रिक बोले तो सममित, जो सिमेट्रिक था वो कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग यानी स्फेरिकली कंडक्टिंग। और जो हमारा सेकंड वाला है ये कैसा है, ये हमारा सिमेट्रिकल नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकली। अब मैं आपको इसका हिंदी में भी मीनिंग बता देता हूँ, यानी सममित गोलीय चालक है या सममित गोलीय अचालक है। तो दोनों में क्या क्या सिचुएशन बन सकती है इस बारे में हम बात करेंगे अपने अगले पेज पे। लो ट्रेन की आवाज़ भी आ गई, असल में घर के पास ट्रेन है तो आवाज़ आती रहती है वहाँ से, और थोड़ा घर भी हिलता रहता है हमारा इसी वजह से। तो फिलहाल हम पहले बात करेंगे यहाँ पर किसकी, फर्स्ट कंडीशन की। तो फर्स्ट कंडीशन की जो हम बात करेंगे वो क्या है, सिमेट्रिक स्फेरिकली कंडक्टिंग, इसको हम कहते हैं सममित गोलीय चालक वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। वितरण बोले तो डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोगों के पास, ठीक है। अब इसकी बात करने वाले हैं, चलो कर लेते हैं इसकी बात। बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब गॉस लॉ क्या बता रहा है हमको कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उस चार्ज का 1/ε0 गुना होता है, 0 टाइम्स होता है। लेकिन यार ये तो हम भूल ही गए कि अगर हमारे पास कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज होता है वो तो 0 होता है। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हम लोगों का, तो फॉर्मूला बनेगा हम लोगों का E इंटू 4π, आई लगा लो अच्छा लगेगा, 4πr² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0/ε0। देन हमारी वैल्यू कितनी हो गई, वैल्यू हो गई हम लोगों की EI इज इक्वल टू 0, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। भैया इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर होता ही नहीं है, ये तो कॉमन सी बात हो गई बिल्कुल आपको। अब मैंने इसके बाद आपको सेकंड पार्ट और बताया था इसका, बी पार्ट। चलो बी पार्ट की बात कर लेते हैं भैया, इसकी देख लो क्या है। सिमेट्रिक, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना नॉन कंडक्टिंग, और है कैसा, ये स्फेरिकली, सही है, आगे पीछे थोड़ा सा हो गया है, स्फेरिकली। इसको हिंदी में क्या कहेंगे हम, हिंदी में इसको हम कहेंगे अचालक, यानी सममित अचालक वितरण है, उसके लिए हम बात करेंगे। तो कैसे बात करेंगे, चलो बनाते हैं फॉर्मूला, देखते हैं क्या होता है। EI इंटू 4πr² एंड Q/ε0। अब मेरी एक बात तुम समझ लो ध्यान से, अगर हमारे पास, मैं यहाँ साइड में आपको करके बताता हूँ, अगर हम लोगों के पास कंडक्टर है, ध्यान देना गाइस, अगर हम लोगों के पास कंडक्टर है तो उसके अंदर इनसाइड कहीं भी अगर तुम चार्ज की बात करोगे तो चार्ज की वैल्यू 0 होगी, बहुत सिंपल बात। और अगर हमारा जो है नॉन कंडक्टर है, यानी अचालक है, इंसुलेटर है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक जो चार्ज होगा, चार्ज 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। और इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो भी 0 नहीं होगी, जबकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी हम लोगों की, 0 बनेगी। क्योंकि दोनों में फ़र्क क्या है, जो चार्ज होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका जो वितरण होता है पूरे कंडक्टर के केवल और केवल सरफेस पर रहता है, जैसे कि तुम्हारे माइंड के सरफेस पर डेरिवेशन रहता है और बाद में वहाँ से फिसल जाता है। अब नॉन कंडक्टिव में क्या होता है, इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर के जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल है
उनके अंदर बसा हुआ होता है, जैसे तुम्हारे अंदर बसा होता है इधर उधर की बातें करना। ठीक उसी तरीके से उस नॉन कंडक्टर इंसुलेटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वजह से नॉन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है। अब तुमने देख भी लिया यहाँ पर, यह मैंने प्रूफ भी कराया है। मैंने यहाँ प्रूफ थोड़ी ना कराया, देख रहे हो ध्यान से, यह मैंने प्रूफ नहीं कराया। चलो पेज को ऊपर बढ़ाते, धीरे से बढ़ाते हैं ऊपर। बढ़ाने के बाद अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं चार्ज डेंसिटी की। तो चार्ज डेंसिटी तो 3 टाइप्स की होती है, तो हम कौन सी यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी आयतनीय आवेश घनत्व। क्या होता है इसका फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। देन क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू वी, और यहां से अगर हम क्यू की वैल्यू फाइंड करें तो क्यू की वैल्यू फाइंड होकर आ जाएगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। डरने की जरूरत नहीं है, स्मॉल आर ही आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर इमेजिनरी सरफेस की बात कर रहे हैं। लगाते हैं इसके अंदर वैल्यू, ई आई इज इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू की वैल्यू कितनी हम लोगों के पास? रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हाँ, मैं यहाँ पर डायग्राम को थोड़ा अलग रंग से आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास कंडक्टर था जिसका पॉइंट ओ था, रेडियस कैपिटल आर थी। अब हमने जो इमेजिनरी सरफेस माना है वो कंडक्टर के अंदर माना है, इनसाइड द कंडक्टर, और कहीं भी हम पॉइंट पी को लैड कर सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की? स्मॉल आर है। और यहां पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन प्लस क्यू ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है, चाहे वो सिमेट्रिक स्फेरिकल कहा गया भाई, आजा, सिमेट्रिक स्फेरिकली कंडक्टिंग है, और चाहे वो सिमेट्रिक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल है। जैसा भी हो, आपको हर कंडीशन में इसी डायग्राम का यूज करना है। और बाकी मैंने डिफरेंस हम लोगों को बता ही दिया है कि कंडक्टर में नॉन कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफरेंस होता क्या है। अब गाइस, इसके बाद हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो यहां से मैं अलग स्केच का यूज कर लेता हूं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और आर से यहाँ पावर कैंसिल हो गई, 4 से 4 कैंसिल हो गया। सो गाइस, फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या बचेगा? चलो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पर। ई आई इज इक्वल टू रो इंटू आर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। बट हम जानते हैं क्या, रो इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है हम लोगों के पास, क्या होता है? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, और क्यू अपॉन, अब बात करेंगे यहाँ पर कंडक्टर की, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस की बात करनी है हम लोगों को। अब 4/3 पाई आर क्यूब। डरो मत, देखते रहो ध्यान से इसको बिल्कुल। अब इसके बाद यहां से रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपर इक्वेशन में। देन वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों के पास? ई आई इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर अपॉन एप्सिलॉन 0। अब इस फॉर्मूले को हमें ठीक करना है, तो ठीक कैसे करेंगे गाइस? बहुत सिंपल है इस फॉर्मूले को ठीक करना। चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूं कैसे करेंगे ठीक। वैसे भी हर चीज तुमको ठीक करने की आदत तो होती है, कमी पकड़ने की आदत भी होती है, तो इसीलिए तुमको ठीक करके बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, काफी समझदार होते हैं, काफी बुद्धिमान होते हैं, तो आप लोगों को ठीक तरीके से बताना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं। ई आई इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला 1/4 पाई। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैंने यहाँ पर, कि मैंने यहाँ पर Q/3 की वैल्यू लगाई है, साथ में यहाँ पर ये 3 रह गया था, कभी कभी रह जाता है, और 3 यहाँ रह गया था। तो हमारे पास फॉर्मूला बचा 1/4 पाई। चलो ठीक तरीके से लिख लेते हैं पहले इसको। उससे पहले यहाँ पर हमें एक वर्क करना पड़ेगा, वो क्या? यहाँ 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके अलावा ये 4 पाई आर क्यूब जो है हमारा, ये एप्सिलॉन 0 के पास पहुंच जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0, ऊपर क्या बचा हम लोगों के पास? नीचे बचा 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर क्यूब। ऊपर क्या बचा हम लोगों के पास? क्यू इंटू स्मॉल आर इंटू 1। अब ठीक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। ई आई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब। तो इस तरीके से हमारा एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो मैंने आपको सरफेस पर, मैंने आपको एक्सटर्नल पॉइंट पर, मैंने आपको इंटरनल पॉइंट पर, और साथ साथ मजे की बात क्या है, इंटरनल पॉइंट पे मैंने आपको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर स्फेरिकल सिमेट्रिक दोनों के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला फाइंड करके दिखा दिया है। अब इसके बाद अगर चाहो तो इसका डायग्राम तैयार कर सकते हो।
हम लोगों के पास एक स्फीयर बना हुआ है, इसके अलावा इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, यहां हमने दिखा दिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ हमने इसका एक डिस्टेंस दिखाई, और यहाँ कैपिटल आर और यहाँ स्मॉल आर दिखाया गया, और यहाँ पर इस तरीके से इसका कर्व बनेगा क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू आर। किसका फॉर्मूला है ये? इंटरनल का फॉर्मूला। देखो गाइज, अगर ये नॉन कंडक्टर है तो नॉन कंडक्टर के लिए ई आई प्रोपोर्शनल टू आर, जैसे जैसे तुम स्मॉल आर की वैल्यू डिक्रीज करोगे वैसे वैसे ई आई की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे तुम स्मॉल आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ई आई की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मतलब बढ़ेगी। इसलिए यहाँ पर मैंने बढ़ता हुआ सिंबल दिखाया। इसके अलावा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, क्योंकि हम सरफेस के बाहर आ गए, और जैसे हम सरफेस के बाहर आएंगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको पीछे ऑलरेडी प्रूव करा दिया था, 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q/r स्क्वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटर पर कंडक्टर के लिए कितनी होती है E की वैल्यू, तो आप बता सकते हैं EI इज इक्वल टू 0। तो देखा बच्चों, हमने बच्चों का कहना, तुम ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हो, तुमको बच्चे कहना बेकार है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर सिमेट्रिक कंडीशन के लिए यानी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तैयार कर दिया है, जिसको हिंदी में कहते हैं गोलीय सिमेट्रिक आवेश वितरण के लिए वायु क्षेत्र की तीव्रता, गोले के अंदर भी, सरफेस पे भी और गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर। ठीक है, तो हमने इनसाइड, आउटसाइड एंड इनसाइड इन एनी पॉइंट, सब जगह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ली है। तो अब काम की बात यह है कि तुम चैनल को करो सब्सक्राइब, उससे तुम्हें एक फायदा होने वाला है, क्योंकि हमने अब बीएससी सेकंड ईयर का सेकंड पेपर मैग्नेटिज्म यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है। तो जबरदस्त शानदार कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक नहीं करना है, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के पास जो ग्रेजुएशन में है, ताकि उनकी एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। और इसके अलावा अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जितना ज्यादा शेयर हो सके उसको शेयर करो। और इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन को लेकर के बीएससी सेकंड ईयर के सेकंड पेपर मैग्नेटिज्म के लिए। तो स्टे ट्यून विद शारिक एपिक।